कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था। Mayday, mayday, mayday. This is Air India 171. We are losing altitude over Ahmedabad. ड्रीमलाइनर में मेडे कॉल आना इज अ वेरी सीरियस थिंग इन इटसेल्फ। Is ready for takeoff. No technical issues found. एयरक्राफ्ट में कोई सिंगल इंजन फेलियर दिखा नहीं, ठीक है, कोई आग नहीं लगी इंजन में, इंजन फायर का केस भी नहीं था, कोई स्मोक नहीं, कुछ नहीं। एयरक्राफ्ट लेवल फ्लाइट में नीचे गया है। अगर आपके दोनों इंजन फेल हो जाएं, आपके इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया, तो एक डबल दो पंखों का प्रोपेलर नीचे बाहर आ जाता है। दुनिया में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है जो उन्होंने 10 से 15 बार नॉर्मल प्रैक्टिस ना करी। अच्छा, जब भी मेडे कॉल आए एटीसी को, एटीसी का क्या रिएक्शन होता है सबसे पहला? ये जो पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ है, इसको कोई इंसान कोरिलेट ही नहीं कर पा रहा। हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट मुझे ऐसे मिले जिसमें ये कहा गया कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट जो थी AI-171 ड्रीमलाइनर जो क्रैश हुआ और जिसमें बहुत सारी मौतें हुई, उन सारी मौतों को जस्टिफाई करें किसी रीजन से कि भाई ये फ्लाइट ऐसे जो थी क्रैश कर गई, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था, इसके ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक था, किसी ने इमरजेंसी गेट खोल दिया, उसकी वजह से ये फ्लाइट जो थी वो क्रैश कर गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार बताई जा रही है। कुछ लोगों ने तो पायलट्स तक को वहां पर दोष दिया कि पायलट सही से फ्लाई नहीं कर पाए, जो कि एक पूरी तरीके से रॉन्ग स्टेटमेंट है, मैं ये कहूंगा। तो इन सारी चीजों को डिटेल में और करेक्टली समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम ये समझ पाए कि जो हुआ वो क्यों हुआ और उसके पीछे किसी का दोष था भी या फिर ये चीज एक उन 0.001% की चीजों में आती है जो कि हो गई और उसमें किसी का दोष नहीं था। बहुत सारी चीजों को समझना है। मेरे साथ इंडियन एयरफोर्स के पायलट रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अक्षय चोपड़ा जी। सीधे मैं उनके पास आपको लेकर चलता हूँ, उनसे डिटेल में समझूंगा कि आइए ये जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। सबसे पहले तो आई वेलकम टू यू। जो हुआ बहुत बुरा था, इससे बुरा शायद कुछ हो नहीं सकता था। मुझे लगता है इंडिया की हिस्ट्री का ये पहला ऐसा क्रैश था, प्लेन क्रैश था, जो शायद हमारी जनरेशन हमेशा याद रखेगी। और हमेशा एक स्टडी के तौर पर जब भी पायलट को ट्रेनिंग दी जाएगी तो बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि ये हुआ था। सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं कि ये हुआ कैसे, और जब कोई पायलट, क्योंकि एक जो बात निकलकर सामने आई कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था, फ्लाइट टेक ऑफ करती है और करने के कुछ ही सेकंडों के बाद मेडे कॉल दे देता है पायलट। क्या होता है ये मेडे कॉल? कब देता है पायलट एक मेडे कॉल? और मेडे आने के बाद क्या होता है? एयरपोर्ट के ऊपर क्या स्थिति बनती है वहां पर? तुषार जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम इसको देखिए स्टार्टिंग से कनेक्ट करते हैं ताकि जो व्यूअर्स हैं उन्हें समझ में आ जाए कि चीजें होती कैसे। ठीक है। ये जो एयरक्राफ्ट था पर्टिकुलर, सबसे जो क्रूशियल एस्पेक्ट हम समझ सकते हैं वो है एयरक्राफ्ट था कौन सा। ये था 787 ड्रीमलाइनर जी। अगर हम इसको कार्स की भाषा में समझे तो इट इज लाइक रोल्स रॉयस ऑफ पैसेंजर एयरक्राफ्ट। एबस 380, A380 और ड्रीमलाइनर, ये तो अभी इस समय वर्ल्ड के टॉप एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है। इस समय वर्ल्ड में 1200 प्लस ड्रीमलाइनर्स अकेले फ्लाई कर रहे हैं और ऐसा इंसिडेंट ड्रीमलाइनर्स में कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी रिलेटिवली न्यू है, लेकिन ये इतना एडवांस एयरक्राफ्ट है कि जिसे मैं फेल सेफ एयरक्राफ्ट बोलता हूँ, उस तरह का एयरक्राफ्ट है। इसमें इतने मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स हैं। तो जो सारी चीजें हम जोड़ रहे हैं क्यों हुआ है, उसके एनालिसिस के बाद जो एक क्वेश्चन हर एविएशन इंडिविजुअल एविएशन एक्सपर्ट के दिमाग में आता है वो यही आता है कि ड्रीमलाइनर के साथ कैसे हुआ। अब सेकंड चीज, ये जो एयरक्राफ्ट था ये वहां से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये दिल्ली से आ रहा था, अहमदाबाद लैंड किया, वहां से गाटविक लंदन ये जा रहा था जी। अगर इस एयरक्राफ्ट में छोटी सी कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये एयरक्राफ्ट इतना एडवांस है आपको मल्टीपल वार्निंग्स देगा। ओके। तो ये काफी चीजें इसमें पायलट के हाथ में ही नहीं है। यू कैन नॉट जस्ट ओवरकम दी वार्निंग, ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके। इसका मतलब है कि जब वहां से एयरक्राफ्ट लैंड हुआ, एयरक्राफ्ट लैंड होने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर सर्विसिंग होती है टेक ऑफ होने से, उसमें चेक्स होते हैं। फ्लाइट इंजीनियर्स ने उसको चेक करा, उसमें कोई प्रॉब्लम निकल कर नहीं आई। अगर आती तो उनको भी पता लगता और एयरक्राफ्ट स्टार्ट करते ही वार्निंग आती और पायलट को भी पता लगता। उस टाइम तक कुछ नहीं था। उसके बाद जब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ करना लगा तो जो एयरक्राफ्ट का जो रनवे होता है उस पर जब एयरक्राफ्ट भागता है जी, तो वो जो टेक ऑफ रोल था, जब हमने थ्रस्ट खोला उसमें, अगर उसमें एक स्पीड होती है V1, उस स्पीड को अचीव करने से पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है एयरक्राफ्ट में, हम इमीडिएटली कॉल देते हैं अबॉर्टिंग टेक ऑफ और थ्रस्ट को पीछे करके हम ब्रेक्स लगा देते हैं, इमरजेंसी ब्रेक्स, एंड द एयरक्राफ्ट
अब सबसे बड़ा जो हिला देने वाला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 200 फीट के अंदर मेडे कॉल आना इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि मेडे कॉल होती है द मोस्ट या द बिगेस्ट इमरजेंसी कॉल। सो एक होती है फॉर एग्जांपल मेरी एयरक्राफ्ट में कोई माइनर सा फॉल्ट आया, जैसे भी आप देख रहे हैं एयर इंडिया में आ रहा है, बाकी एयरक्राफ्ट में माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं, इसमें हम मेडे कॉल नहीं देते, इसमें प्रायोरिटी लैंडिंग की कॉल देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा इमरजेंसी आई है और वी नीड लैंडिंग। तो एक जो एटीसी है वो आपको ऑटोमेटिकली फैसिलिटेट कर देता है और आपको एक लैंडिंग दूसरों से पहले मिल जाती है। इसके ऊपर होती है एक कॉल जिसे हम कहते हैं पैन कॉल, PAN, पैन 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 3 बार बोलते हैं, यानी सीरियस इमरजेंसी है, मे बी हाइड्रोलिक फेलियर या समथिंग एल्स, और हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, तो आप हमें प्रायोरिटी दीजिए। और इस केस में भी सारी जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं ग्राउंड की वो रेडी होती हैं आपकी हेल्प करने के लिए। सबसे लास्ट कॉल होती है, अटमोस्ट कॉल इज मेडे कॉल, मेडे 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 3 बार बोलते हैं। ये कॉल हम देते हैं तब जब फॉर एग्जांपल इंजन फेलियर है आपका, इंजन में आग लग गई है, आपके टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया है, एयरक्राफ्ट बिल्कुल ब्लैकआउट हो गए, इस तरह की एक्सट्रीम इमरजेंसी में मेडे कॉल आती है। ड्रीम लाइनर में मेडे कॉल आना इज अ वेरी सीरियस थिंग इन इटसेल्फ, सबसे पहली चीज। सेकंड, जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया 200 फीट के अंदर ही मेडे कॉल आ गई अप्रॉक्सीमेट, विच वाज, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा था, सडनली समथिंग हैपेंड इन द एयरक्राफ्ट। टाइम में कन्वर्ट करूं तो आई थिंक 6 to 7 सेकंड्स, एग्जैक्टली, फ्यू सेकंड्स में। एक चीज अब जब हम ऑब्जर्व करते हैं एज फ्लायर्स, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उस पायलट की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, उसकी मूवमेंट में क्या चेंजेस आए, तो ये भी बड़ी हैरानी की बात है। एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ किया वो बिल्कुल लेवल फ्लाइट पे था। बिल्कुल। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एज अ लेमैन समझिए, मेरे दोनों इंजन फुल थ्रस्ट पे हैं, क्योंकि मैं फुल थ्रस्ट पे टेक ऑफ कर रहा हूँ, फुल लोड के साथ, वो पूरा लोडेड एयरक्राफ्ट था, फ्यूल भी और पैसेंजर्स भी। अगर मेरा एक इंजन किसी रीजन से थ्रस्ट लूज कर जाता है, फेल होने लगता है, बंद होने लगता है, तो ऑटोमेटिकली जो लेट्स से मेरा लेफ्ट इंजन फेल होने लगा जी, तो राइट इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एयरक्राफ्ट की जो नोज है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट की तरफ भागेगी, एयरक्राफ्ट में मूवमेंट कुछ दिखाई देगा। एयरक्राफ्ट जो पायलट है वो क्वालिफाइड होता है इसे कंट्रोल करने के, ओके, लेकिन कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। सबसे बड़ी जो क्वेश्चन आता है कि एयरक्राफ्ट में कोई सिंगल इंजन फेलियर दिखा नहीं, ठीक है, कोई बर्ड हिट नजर नहीं आई, जैसे लोग बोल रहे हैं, और बर्ड हिट में ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं होते, बहुत रेयर है। ओके, कोई आग नहीं लगी इंजन में, इंजन फायर का केस भी नहीं था, कोई स्मोक नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। एयरक्राफ्ट लेवल फ्लाइट में नीचे गया है, बिल्कुल ऐसा जाते हुए और ऐसा का ऐसा नीचे, इसका वर्टिकली नीचे आता गया। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे और 2-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो लोगों ने ऑब्जर्व करा, सबसे पहला जो सर्वाइवर था उसने क्या बताया कि जब हम लोगों ने टेक ऑफ के बाद देयर वाज अ ब्लैकआउट इन दी केबिन। इसका मतलब है कि देयर वाज अ टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर व्हिच हैपेंड, जिसकी वजह से सारी लाइट्स चली गई और इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो गई। ये बहुत बड़ी हैरानी का इशू है, क्योंकि 787 के अंदर मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स हैं, तो इलेक्ट्रिकल फेलियर का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है समथिंग हैपेंड जिसकी वजह से कोई बैकअप सिस्टम भी आया नहीं। अब अगर टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है तो हाइड्रोलिक फेलियर भी हो जाता है, जनरली उसके साथ अकम्पनीड होता है। ओके, उस केस में आपने देखा होगा जो लैंडिंग गियर्स थे, जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है हम सबसे पहले लैंडिंग गियर्स को ऑफ करते हैं। वो किस लिए होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जितना जल्दी क्लीन होगा उतना जल्दी उसे क्लाइंब करने में हेल्प मिलेगी, ओके, ड्रैग कम हो जाएगा। लैंडिंग गियर्स डाउन थे एंड तक। अब वो लैंडिंग गियर इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से डाउन थे, उसकी वजह से हाइड्रोलिक फेलियर हो गया और वो ऊपर नहीं जा पाए, या पायलट ने सोचा कि शायद मैं थ्रस्ट जनरेट करके वापस इसको लैंड कर पाऊं, उसने अप नहीं करे। ऑल्सो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, फ्लैप्स। अगर व्यूअर्स को नहीं पता तो अगर कोई विंग के पास बैठता है, आपने देखा होगा विंग के पीछे एक छोटे से ऐसे विंग्स होते हैं, बिल्कुल, जो पूरे टाइम मूव करते रहते बिल्कुल। तो वो फ्लैप्स का जो मेजर काम होता है वो होता है टेक ऑफ और लैंडिंग के समय एयरक्राफ्ट को लिफ्ट प्रोवाइड करना। ओके, एयरक्राफ्ट में जो फ्लैप्स होते हैं वो हमेशा आउट होंगे जब वो टेक ऑफ करेगा, उससे एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलती है। ठीक है, इस एयरक्राफ्ट में फ्लैप्स वर नॉट आउट, वो क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में था एयरक्राफ्ट, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग। क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में एयरक्राफ्ट जब ऊपर आता है टॉप पे तब आता है, जब वो टेक ऑफ करके क्लीन हो गया तब फ्लैप्स ऊपर होते हैं, वो बहुत सरप्राइजिंग था। उसके अलावा एक बहुत क्लियर चीज दिखी थी, जैसा लग रहा था कि एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन था शटिंग डाउन, क्योंकि एयरक्राफ्ट बिल्कुल लेवल फ्लाइट में नीचे जा रहा था। बिल्कुल। लास्टली एक बहुत क्लियर नॉइस आती है एयरक्राफ्ट में, जिसे हम रैट कहते हैं, रैम एयर टर्बाइन की। अगर आपके दोनों इंजन फेल हो जाएं, आपके इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया, तो एक डबल 2 पंखों का प्रोपेलर नीचे बाहर आ जाता है। ओके, वो बहुत तेज घूमता है और बहुत तेज की अलग से आवाज सुनाई देती है। वो तब होता है क्योंकि वो घूमकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ओके, अब कुछ समय बैकअप के के लिए तौर पर। बैकअप के, वो लास्ट बैकअप होता है। ओके, अब कुछ समय के लिए वो भी आपको एक तरह की लिफ्ट दे सकता है, लेकिन यहां पे ऐसा लगा जैसे उसमें एयरक्राफ्ट इतना हैवी था और उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि फुल लोडेड एयरक्राफ्ट को वो लिफ्ट दे पाए। टाइम हाइट पे भी नहीं था, हाइट नहीं था, बहुत कम, 400 फीट की टोटल हाइट थी जी।
ऑल्सो जैसे हम पायलट की बात करते हैं, अब जो कैप्टन सबरवाल से फ्लाई कर रहे थे, फर्स्टली ही वाज अ ट्रेनर ऑन टाइप, उस एयरक्राफ्ट के ट्रेनर हैं, यानी बाकी पायलट्स को वो ट्रेन करते हैं टू फ्लाई 787. ही वाज अमंग द फर्स्ट पायलट इन द कंट्री टू स्टार्ट फ्लाइंग 787 इंडिया में. 8,200 प्लस घंटों का उनके पास एक्सपीरियंस था. दुनिया में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है जो उन्होंने 10 से 15 बार नॉर्मल प्रैक्टिस ना करी हो. हंड्रेड्स ऑफ टाइम एक इमरजेंसी इंसान प्रैक्टिस कर चुका होता है इतने एक्सपीरियंस के बाद. और वो खुद ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों को स्टिमुलेट भी करके देते हैं, क्योंकि जो पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग का मतलब है कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे जो भी इमरजेंसी है, मैं एज अ कैप्टन स्टिमुलेट करूंगा और तुम हैंडल करो, ताकि तुम इस पे क्वालिफाई हो सको. बिल्कुल. तो इतने एक्सपीरियंस के बाद ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कैप्टन सबरवाल ने अपने पूरे एक्सपीरियंस ना लगाया उस एयरक्राफ्ट को पुश करने में. फॉर एग्जांपल 200 फीट में अगर मेरा मेडे कॉल, विच इज द मोस्ट सीरियस थिंग, मेडे कॉल क्यों आई, इसका आंसर लोगों को समझ नहीं आ रहा. ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एयरक्राफ्ट बिल्कुल बंद ही हो गया. इसलिए सारे एविएशन एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि वंस वी गेट द ब्लैक बॉक्स, अब तो मिल गया, उसके बाद ही फाइनल चीजें आएंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि टाइम वाज वेरी लेस. मेरे कॉल आती है एटीसी के पास. एटीसी जब तक कुछ समझता, कुछ कहता, तब तक तो एक्सीडेंट हो चुका था, क्रैश हो चुका था. बिल्कुल. एक चीज मैं यहां पर समझना चाहूंगा, जिस बात का आपने जिक्र किया कि कैप्टन सबरवाल ने हर वो आखिरी कोशिश की होगी जो वो कर सकते थे विद इन फ्यू सेकंड्स. बिल्कुल. एक चीज मैं समझना चाहूंगा, इंडियन एयरफोर्स में भी आप रहे हैं और आपने ट्रांसपोर्ट कई सारे कैरियर्स को आपने फ्लाई किया, फ्लाइट को फ्लाई किया. आप इमरजेंसी से निपटने के लिए पायलट को किस तरह से सिखाया जाता है? पहला, किस किस तरीके की इमरजेंसी से निपटने के लिए क्या क्या सिखाया जाता है? दूसरा, एंड सेकंड, इस तरीके की इमरजेंसी के लिए क्या कोई पायलट हमेशा तैयार रहता है? उसको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं दोनों इंजन आपके फेलियर हो जाए? जी बिल्कुल. सो कोई भी एयरक्राफ्ट, इररिस्पेक्टिव, हम छोटे एयरक्राफ्ट से स्टार्ट करेंगे जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, टू दी मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट. बिल्कुल. हर एयरक्राफ्ट की प्रॉपर बुक्स होती हैं, उनकी चेकलिस्ट होती हैं, Okay. उनके चेक्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं. Okay. कोई भी इंसान जितना मर्जी क्वालिफाइड है, वो सडनली दूसरा एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बिल्कुल डे 1 की बात करता हूं, जब मैं एयरफोर्स में या बाहर सिविल में भी कोई इंसान फ्लाई करना शुरू करता है, सबसे पहले वो सबसे छोटे ग्लाइडर्स और उनसे स्टार्ट करते हैं, सिंगल प्रोपेलर एयरक्राफ्ट. ओके. उसकी पूरी स्टडी ऑफ एवियोनिक्स, एरो इंजन्स, नेविगेशन, मेटेरोलॉजी, सबकी जो आप सोच सकते हैं, हर चीज की स्टडी होती है. फिर एयरक्राफ्ट की स्टडी होती है Okay. कि इसमें इंजन कितने पार का है, इसमें कितनी इमरजेंसीज हो सकती है, वो सब लिखा हुआ है. उन इमरजेंसीज के होने पर आपको क्या स्टेप्स लेने हैं वो भी लिखे हैं. Okay. और जो कैप्टन जो आपको सिखाएंगे, आपके इंस्ट्रक्टर होंगे, वो सारी इमरजेंसीज मल्टीपल टाइम स्टिमुलेट करते हैं, तभी आपको एग्जाम्स में रिटर्न और वो देने के बाद आप क्वालिफाइड होते हो कि अब आपको लाइसेंस मिल रहा है. और वो होता है, जैसे हम बात करें बेसिक लाइसेंस की, यहां बात कर रहे हैं कमर्शियल लाइसेंस विद ATPL जो होता है, एडवांस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, विद 8,000 घंटे ऑफ फ्लाइंग. तो उन्होंने इससे पहले जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करे अपनी लाइफ में, मल्टीपल फ्लाई करे, वो सारे एयरक्राफ्ट की मल्टीपल इमरजेंसीज को वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम सिमुलेट कर चुके होंगे. लाइव स्टिमुलेशंस, वो हमें रट जाती है, हमें चेकलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है. डबल इंजन फेलियर के केस में भी इमरजेंसीज, देखिए डबल इंजन सिमुलेट नहीं होता क्योंकि यू कैन नॉट कट बोथ द इंजन, वो डेंजरस है. लेकिन हमें ये पता है इस केस में हमें क्या करना है. और जैसे मैंने बताया, कैप्टन सबरवाल वाज अ ट्रेनर ऑन दिस एयरक्राफ्ट, तो ही मस्ट हैव डन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, लाइव इमरजेंसी सिमुलेशंस. तो इस चीज में तो कोई डाउट ही नहीं है कि इमरजेंसीज में कोई. अच्छा, जब भी मेडे कॉल आए एटीसी को, एटीसी का क्या रिएक्शन होता है सबसे पहला उस पे? इट्स लाइक अ बिग इमरजेंसी इन द एंटायर एयरपोर्ट. अगर आपने मेडे कॉल किसी एयरक्राफ्ट ने दे दी, उसका मतलब है अब सब कुछ बंद. अच्छा, जब मेडे कॉल वो देगा तो ऑटोमेटिकली सबको सुनाई भी दे जाएगा, देयर इज अ मेडे कॉल कमिंग इन. एटीसी सबको इन्फॉर्म कर देगा मेडे कॉल, आरटी साइलेंस. आरटी साइलेंस मतलब अब मैं किसी एयरक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं करूंगा. हाँ, ओके. और ये सारे आसपास जो हमारे जोन के अंदर फ्लाइट्स होंगे उनको भी सुनाई देगा? उनको सबको, वो सबको कम्युनिकेट कर देगा एटीसी. ओके. कि भाई अब मेडे कॉल आई है, तो एवरीबडी कीप्स क्वाइट. सबको पता क्या करना है, एवरीबडी कीप्स क्वाइट, बिकॉज इस समय प्रायोरिटी है उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को टेंशन देके किसी भी तरह लैंड कराना. और नीचे सबको इमीडिएट इंस्ट्रक्शन आती है. इट इज लाइक जैसे आप समझ लीजिए टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो वैसे एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड्स, एवरीबडी रन्स टुवर्ड द रनवे, सारे के सारे. और वो वहां पे पोजिशन्ड होते हैं बिफोर द एयरक्राफ्ट लैंड. ओके. किसी भी इमरजेंसी किसी भी इमरजेंसी के लिए. दिस इज ऑल ट्रेनिंग, दिस इज ऑल रेड. एवरीबडी ऑन द ग्राउंड, दे आर आल्सो ट्रेन्ड इनफ. ओके. आप जिस तरीके से मेडे कॉल आया और उसके बाद सारी चीजें हुई, आपने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसमें कैप्टन सबरवाल को भी मौका नहीं मिला होगा कि वो कुछ कर पाते. फ्यू सेकंड्स के अंदर क्या कर पाएंगे? आपने बहुत बार फ्लाइंग किया और कभी आपके साथ ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनी, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, जब आपको किस्सा याद आता हो? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब मैं
फ्लाइट में बैठा और टेक ऑफ हुआ, तो जब वो इंसिडेंट हुआ तो मुझे अपनी फ्लाइंग याद आई कि जब मैं बैठा था और टेक ऑफ किया फ्लाइट ने। आपको तो बहुत कुछ याद आया होगा। देखिए सिचुएशंस होती रहती हैं जैसे हमारे एयरक्राफ्ट में कई बार हाइड्रोलिक फेलियर हो गया। जो हमारे पुराने एयरक्राफ्ट होते थे उसमें क्या होता था कि अगर आपका लैंडिंग गियर नीचे ही नहीं आ रहा है, अब आपने नीचे कर दिया, आपको लैंड करना है, लैंडिंग गियर ही नीचे नहीं आ रहा है, तो फिर एक मैनुअल पंप होता था, उसको जैसे बहुत वाइल्ड तरीके से पंप करना पड़ता था ताकि प्रेशर मैनुअली क्रिएट हो और वो नीचे आए। ये इमरजेंसीज हैं। कई बार मुझे याद है मैं दिल्ली से लैंड कर रहा था और मेरे साथ मेरे फ्लाइट कमांडर थे और हम कुछ सर्किट्स करते हैं। हम सर्किट्स इज बेसिकली शॉर्ट सर्किट, जैसे रनवे है तो आप टर्न लेके यू जस्ट प्रैक्टिस कपल ऑफ सर्किट्स। उस सर्किट के समय ही आप इमरजेंसी को सिमुलेट करते हैं सारी। तो हमने कहा दिल्ली से आ ही रहे हैं तो कुछ सर्किट्स ही कर लेते हैं। सर्किट्स करने के लिए जैसे हम रनवे के पास आए, हमने पैरेलल फ्लाई करा और टेक ऑफ कर गए, लैंड नहीं करते। हम भूल गए थे कि उस समय बड़ौदा में एक बहुत पूरे गुजरात में होता है एक बड़ा फेमस फेस्टिवल था उत्तरायण करके, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल है। और हमें ना तो कि इमरजेंसी वो पता लगा, लेकिन जैसे ही हम उड़े सामने वो आग वाला जो उड़ते हैं रात को वो छोड़ देते हैं सारे, वो पतंगों टाइप वो सारे उड़ रहे थे। वेरी डेंजरस, क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट फ्यूल से लोडेड है। वी हैड टू लिटरली डू एन इमरजेंसी लैंडिंग, इमीडिएट 600 फीट का सर्किट है, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट में फटाफट हमने लैंड करा। और जैसे ही मैंने एयरक्राफ्ट बंद किया, स्विच ऑफ किया, मेरे प्रोपेलर पे वो जो मांझा होता है इतना सारा लपटा हुआ था, मैंने लिटरली निकाला है उसको। तो दीज आर वेरी सीरियस इमरजेंसीज, क्योंकि ये अगर ना नोटिस करें हम और वो करें तो एयरक्राफ्ट कैन जस्ट गो डाउन। और ऐसे और भी बहुत केसेस हुए हैं। हम फ्लाई करने लगे, टेक ऑफ सडनली राजस्थान में जैसलमेर में में लैंड किया था, एकदम सैंडस्टॉर्म आ गया। आपने वो देखा होगा सैंडस्टॉर्म आता कैसे, बिल्कुल। तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया तो वी वर ऑलमोस्ट इन दी सैंडस्टॉर्म एंड बच गए हम, नहीं तो टेक ऑफ कर जाते, कट ऑफ बीन वेरी सीरियस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा, ये ब्लैक बॉक्स का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ और ये शुरुआत में कहा क्या ब्लैक बॉक्स मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के अंदर सब कुछ होगा। थोड़ा ब्लैक बॉक्स बताइए, क्या होता है उसमें, क्या क्या नोटेड होता है, और उससे क्योंकि कभी भी कोई चीज क्रैश करती है, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश करता है तो ये कहा जाता है ब्लैक बॉक्स बताएगा क्या हुआ था। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ओके, सो सबसे पहले तो काफी लोग कंफ्यूज कर देते हैं चीजों के साथ, क्योंकि कोई बोल रहा है CVR, कोई बोल रहा है डेटा रिकॉर्डर, तो लोग कंफ्यूज करते हैं। सो बेसिकली ब्लैक बॉक्स इज नॉट ब्लैक इन कलर, ब्लैक बॉक्स इज ऑरेंज इन कलर। ऑरेंज क्यों पर्टिकुलरली? ताकि वो जो पर्टिकुलर कलर होता है ऑरेंज, जिस या सैफरन ऑरेंज बोले, वो दूर से विजिबल होता है। इसलिए सारी इमरजेंसी चीजें, लाइफ जैकेट्स आप देखेंगे, एग्जैक्टली आप सी में जो हमारे पायलट्स होते हैं उनके ऑरेंज ओवरऑल होते हैं, तो इसलिए ऑरेंज वो चीज दी जाती है जिसको आप दूर से डिटेक्ट कर पाए, तो इट्स ऑरेंज इन कलर, नंबर 1। सेकंड, लोग पूछते हैं वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो होता है इट इज लाइक कॉन्क्रीट, वो इतना हेवी टाइटेनियम मेटल का बना होता है, उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ टन्स का प्रेशर और फायर को यूज अप्लाई करा जाता है पहले, उसके बाद उसको लगाया जाता है। ओनली प्रॉब्लम जनरली विच हैपेंस इज कि अगर ब्लैक बॉक्स कोई सी में जैसे क्रैश होता है तो वहां ब्लैक बॉक्स मिला ही नहीं, सी में चला गया, तो अलग चीज है। लेकिन जनरली उसको टेल में प्लेस करा जाता है और वो ऐसे केसेस में मिल जाता है, आग उसे डिस्ट्रॉय नहीं करती है। वो क्रूशियल क्यों होता है, क्योंकि उसमें दो चीजें आती हैं। तो वन इज योर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी कॉकपिट में जितनी भी बातचीत चल रही है पायलट्स के बीच में या ATC से, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है। एंड दूसरा जो उसमें होता है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑल दी इंस्ट्रूमेंट्स। सो आपके जितने भी उस समय पैरामीटर्स थे एयरक्राफ्ट के, इंजन के, एवियोनिक्स के, वो सारे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर। सो वंस दे गेट द ब्लैक बॉक्स, के उसे मिल्किंग करी जाती है। मिल्किंग इज बेसिकली टेकिंग आउट द डेटा। ओके। और वो एक बहुत बड़ी टीम होती है, अकेला नहीं करता, पूरी टीम बैठती है वेरी सीनियर पायलट्स की, वो प्रॉपर क्वालिफाइड पायलट्स होते हैं जी, और एक्सीडेंट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए क्वालिफाइड होते हैं। उनकी पूरी टीम बैठती है, फिर उसका सारा डेटा निकाला जाता है, फिर उसको एनालाइज करा जाता है और बहुत सी चीजों के साथ, तो उसमें हफ्तों लग जाते हैं। इसलिए जब अभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कब तक आ जाएगी, मैंने कहा इट विल टेक वीक्स, महीनों भी लग सकते हैं, जल्दी हफ्ते लगते हैं। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट आए कि भाई ब्लैक बॉक्स में ये मिला, ब्लैक बॉक्स में वो मिला, क्या ये पॉसिबल है? या भी वीक्स हैं अभी आना, किसी को नहीं पता। अच्छा, जनरली पब्लिक डोमेन पर आती हैं चीजें जो ब्लैक बॉक्स में है? बिल्कुल आती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया जिनको एविएशन के बारे में नहीं पता, थोड़े से वो स्केप्टिसिज्म में थे कि भाई छुपा तो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। जितनी भी इंसिडेंट एक्सीडेंट आज तक हुए हैं जी, उन सब की पूरी इंफॉर्मेशन उस कंट्री की जो ऑफिशियल एविएशन वेबसाइट है, जैसे हमारी DGCA है, DGCA की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर आपको सारे मिल जाएंगे प्रॉपर रिपोर्ट्स। और वो जरूरी है क्योंकि उसी से सिखाया जाता है कि अगर ऐसी इमरजेंसी हो सकती है इस एयरक्राफ्ट में आपको क्या करना है।
अच्छा, ब्लैक बॉक्स से सिर्फ ये नहीं ढूंढा जाता है कि क्या हुआ था, ये भी उसको सीखने की कोशिश की जाती है कि जो गलती हो गई वो दोहराई ना जाए, बिल्कुल, वो सिखाते उससे हैं। संभलना कैसे है। बिल्कुल। क्योंकि हर बार हो सकता है कोई नया ग्लिच आए। अच्छा, बोइंग बहुत चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि बोइंग पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। आपने बताया था बोइंग एंड एयरबस, ये दो ऐसी कंपनीज हैं जिनके फ्लाइट्स पर सबसे ज्यादा, कैरियर्स पर सबसे ज्यादा भरोसा है। अब समस्या ये है कि बोइंग को लेकर ये सवाल बार बार उठ रहा है कि बोइंग के फ्लाइट्स में बार बार दिक्कत है। ड्रीमलाइनर का आपने जिक्र किया, ड्रीमलाइनर जो है इससे कुछ महीनों पहले भी उसे डिसकंटिन्यू किया गया, दूसरी कंट्रीज में भी इस पर सवाल उठे थे। क्या बोइंग में समथिंग इज फिशी? देखिए, इसके ऊपर भी मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं जी। और मैं तब से कह रहा हूं कि नहीं, ना तो एयर इंडिया में प्रॉब्लम है, अगर मैं टेक्निकल पार्ट को लेके बोलूं, ना बोइंग का इशू है। बोइंग, एयरबस, बोम्बार्डियर, एम्ब्रेयर, कोमैक, चाइना की, ये सारी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं। इंसिडेंट्स होना एयरक्राफ्ट में बहुत कॉमन चीज होती है, ये होते रहते हैं और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, माइनर एक्सीडेंट्स, टेक्निकल चीजें होती रहती हैं, नथिंग टू वरी ऑन दैट। इससे बोइंग खराब नहीं हो जाता, नंबर वन। यहां पे हम लोग इतने टेंशन में क्यों आ गए हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद जो माइनर इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं ना, वो लाइमलाइट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये होते तो रोज थे, लेकिन अब उनको बहुत लाइमलाइट मिल रही है मीडिया में स्पेसिफिकली कि भाई देखो ये भी हो गया है, वो भी हो गया है। जैसे अभी कल अभी 2-3 एयर इंडिया में ही इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन वो अभी नहीं हुए। अगर आप पिछले 1-2 साल के देखो, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस, सब में हो रहे हैं, लेकिन वो माइनर इंसिडेंट्स है, वो पार्ट एंड पार्सल होता है, उसमें कोई मेजर चीज नहीं। ये जो पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ है, इसको कोई इंसान कोरिलेट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये 1 in a million केस है जहां पे ऐसा कुछ होता है। उसके अलावा मैं हमेशा कहता हूं, अभी भी एवरीबडी सेइंग द सेम थिंग, फ्लाइंग इज स्टिल द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल एज कंपेयर टू एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। डोंट वरी अबाउट माइनर ग्लिचेस। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजीसीए को जो अभी थोड़ा जाग रहे हैं अब ये नींद से, हमारी कंट्री में कुछ चीजें जो लैक करती है वो प्रोफेशनलिज्म है वर्क में। Okay. और वो चीजें हमें वर्क करने की, स्पेशली एयर इंडिया जैसी कंपनी में बहुत जरूरत थी। अब थोड़ा एक धक्का लगा है, तो अब हम कर रहे हैं, जो पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी इससे मैं ये नहीं बोलूंगा कि एयर इंडिया के प्लेन्स खराब हैं, क्योंकि ये जो केस हुआ है ड्रीम लाइनर में हुआ, किसी पुराने एयरक्राफ्ट में नहीं हुआ है। एयर इंडिया पुराने एयरक्राफ्ट भी फ्लाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, दुनिया में सारे कर रहे हैं। 1200 एयरक्राफ्ट ड्रीम लाइनर्स फ्लाई कर रहे हैं, उसमें से एक में ऐसा केस होना। और ड्रीम लाइनर में इससे पहले भी जो केसेस हुए हैं जी, 1-2 केसेस हुए हैं, वो दुनिया के हर एयरक्राफ्ट में हजारों बार हो चुके हैं। उससे एयरक्राफ्ट अनसेफ नहीं होता, क्योंकि एयरक्राफ्ट फ्लाई करने से पहले कि वो फ्लाई के लिए वर्दी है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ चेक्स होते हैं मल्टीपल वर्ल्ड की बॉडीज के थ्रू, तभी उसको। अभी देखिए क्या हुआ, ड्रीम लाइनर डाउन कर दिए, जैसे ही ड्रीम लाइनर में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद दोबारा फ्लाई करने लग गए, क्योंकि उन्होंने देखा भाई प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। हमने जो चेक्स करने थे, बोइंग ने करे, हमने करे, इंटरनेशनल एजेंसीज ने करे, कुछ नहीं है, इट्स सेम। तो अगेन इट स्टार्टेड फ्लाइंग। एग्जैक्टली। इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको कोरिलेट करना। बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है, बोइंग का इस्तेमाल कई गवर्नमेंट एजेंसीज भी कर रही हैं, और इफ आई एम राइट, मोदी जी का जो प्लेन है, बिल्कुल, जो वो भी बोइंग का ही है, आई थिंक। तो बहुत सारी जगहों पर यूज हो रहा है बोइंग। तो क्या इस इंसिडेंट के बाद सभी जगह चेक्स हुए होंगे? मोस्टली यस, दो हर जगह नहीं, इंडिया में तो डेफिनेटली हुए ही हैं। हर जगह पे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, चेक्स, एविएशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सेक्टर है। इसमें आप ऐसा एयरक्राफ्ट को फ्लाई ही नहीं कर सकते अगर कोई प्रॉब्लम होगी, तो चेक्स तो रोज हो ही रही हैं। Okay. इसके बाद हाँ, इंडिया में कुछ चीजों को लेकर स्ट्रिक्टनेस और डिलीजेंस बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, उन चीजों से भी इस एक्सीडेंट का कोई लिंक नहीं है। Okay. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू नो अबाउट इट, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग। जब आपने कहा फ्लाई करने से पहले बाकायदा वो टेस्ट होता है, क्या क्या टेस्ट किया जाता है? एंड मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग के लेवल पर जब फ्लाई करने से पहले जब टीम उसको पूरा इंस्पेक्ट करती है, क्या वहां पर कोई गुंजाइश होती है कि कोई गलती रह जाए? गलती से भी होती है, लेकिन देखिए पहले तो क्या होता है कि जैसे एयरक्राफ्ट लैंड किया जी, अब वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उस एयरक्राफ्ट का हॉल्ट कितना लंबा है। अगर छोटा हॉल्ट होता है कि मुझे 2-3 घंटे का हॉल्ट है, तो उसकी उस हिसाब से चेक्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं कि इस टीम ने इतने घंटे के हॉल्ट पे इतने चेक्स करने हैं, वो इतने चेक्स करते हैं। अगर ओवरनाइट हॉल्ट है तो फिर एक प्रोलॉन्ग चेकिंग होती है उसकी। वो सारी चीजें रेगुलर होती है हर एयरक्राफ्ट के साथ, पूरी इंजीनियरिंग टीम्स होती है। और जैसे मैंने बताया कि उनको तो पता लग ही जाएगा, अगर नहीं भी लगा, 787 इतना एडवांस एयरक्राफ्ट है कि उसमें सारी इंडिकेशंस आ जाएंगी। अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, 3 बैकअप्स हैं, तो एक बैकअप, एक फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा। इसीलिए हम लोगों को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एयरक्राफ्ट स्टार्ट करने के बाद टेक ऑफ के समय कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ 200 फीट पे वो ऐसा क्या हुआ इस एयरक्राफ्ट में, दैट इज अ मिस्ट्री।
अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पे है, एक कमर्शियल फ्लाइंग करना जी। और एक इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग करना या फिर कोई फाइटर जेट को फ्लाइंग करना, दोनों में क्या खास अंतर है और सबसे बेहतरीन आपके लिए फ्लाइंग कौन सी है? देखिए, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा वेरिड फ्लाइंग है। पैसेंजर फ्लाइंग इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लाइंग। आपने एक जगह लैंड करा, प्रोसीजर्स हैं, सबके अपने अपने होते हैं, एंड वेरी क्वालिफाइड। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दी पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स वाले फ्लाई कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद सारे। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लाइंग। आपने लैंड करा और आपने पैसेंजर्स को डाला उसमें, सारा ग्राउंड क्रू चीजें कर रहा है और उसके बाद आपने टेक ऑफ करके दूसरी जगह लैंड कर दिया। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लाइंग। अगर वो कार्गो भी है तो भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, वेरी क्लीन फ्लाइंग। एयरफोर्स में एक एयरक्राफ्ट के रोल्स बड़े सारे हैं। Okay. अब जैसे लेट्स हम C-130 लेते हैं, हमारा जो भी लेटेस्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो उसमें बेसिक पैसेंजर फ्लाइंग, VIP कैरिंग वेपन्स एंड बॉम्ब्स वगैरह सारा, कैजुअलिटी इवैक्यूएशंस, पैरा ड्रॉप्स, नाइट फ्लाइंग, फॉर्मेशन फ्लाइंग्स, योर लोअर ऑन दिस जो आप फ्लाई करते हो उसमें बहुत सारे रोल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ रोल्स। तो वो जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट में होता है। अच्छा, फिर जो एयरफील्ड जहाँ पे हम लैंड करते हैं, वो सारी एयरफील्ड जो हैं वो सिविल एयरफील्ड नहीं होती। बहुत आप एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड पे लैंड कर रहे हो, डेजर्ट्स में लैंड कर रहे हो, तो बहुत वेरिड फ्लाइंग होती है। तो ये एक अलग ही फन होता है उसमें। और आपका सबसे फेवरेट फ्लाइंग क्या है? मैंने मैक्सिमम जो फ्लाइंग करी है, इट्स ऑन मुरुस्थल, मतलब ऑन द साइड ऑफ राजस्थान एंड गुजरात एरिया। तो मैं डेजर्ट में बहुत ज़्यादा लैंड करा है। अदरवाइज जो सबसे सुंदर लैंडिंग्स मैंने देखी हैं, एक त्रिवेंद्रम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंडिंग अगर समबडी हैज डन, क्योंकि जब आप फ्लाइंग कर रहे होते तो इंडिया का वो जो लास्ट का कॉर्नर है ना, द एंड ऑफ द कंट्री, दैट इज विजिबल। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल लाइटेड, वो दिखता लैंड करते हुए। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें पायलट ने ये एक आवाज दी थी कि नीचे राम सेतु आप देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत वायरल हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दैट फ्लाइंग इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लाइंग। नॉर्थ ईस्ट की फ्लाइंग बहुत सुंदर है, बिकॉज हिमालयन रेंजेस आपको बहुत सुंदर दिखाई देती है। यू कैन सी एवरेस्ट वगैरह, बहुत बहुत सुंदर फ्लाइंग है। तो हर एक एरिया का अपना एक फन है लैंड करने का, उसमें फ्लाइंग का। सो थैंक यू आकाश, आप आए और पॉडकास्ट